हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दर्शन क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं DT4 पेपर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 जो मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है और केमिकल काइनेटिक्स पे दे रखा है। इसमें कॉलम 1 के अंदर जो है वैल्यूज दे रखी है 0, 1, 2, हाफ। बेसिकली दिस आर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और जो है सेकेंड कॉलम में जो वैल्यू दे रखा है वो रिलेटेड टू जो प्रॉपर्टीज होती है जीरो ऑर्डर के लिए, वन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, हाफ ऑर्डर के लिए उसको दे रखा है। तो वन बाय वन एक्सप्रेशन हम लोग और कर्व को थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से कर्व फॉलो कर रहा है, फिर हम लोग आंसर मैचिंग के लिए जाएंगे। तो पहला है ऑर्डर अगर जीरो और जीरो ऑर्डर n इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग एक्सप्रेशन लिखे तो dA by dt इक्वल टू माइनस के, जीरो ऑर्डर है, दैट मींस दैट विल नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, ठीक। और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको मैं लिख सकता हूं dA इक्वल टू माइनस के dt, माइनस के dt, और ये हो जाएगा आपका a माइनस a नॉट, और अगर माइनस साइन हटा दिया जाए तो a नॉट माइनस a इज इक्वल टू k इंटू t। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो a इज इक्वल टू a नॉट माइनस के, a नॉट माइनस के, ये आ जाएगा a नॉट माइनस के। अगर हम लोग जो है ड्रॉ करें a वर्सेस t के लिए तो कैसे आएगा, तो a आपका यहां से, ठीक है, और ये आपका हो गया टाइम। तो टाइम के साथ इनिशियली a नॉट से स्टार्ट होगा, और आफ्टर सम टाइम ये जाकर जीरो हो जाएगा, करेक्ट। तो ये आपका एक्सप्रेशन है अगर जीरो ऑर्डर है। नेक्स्ट है n इक्वल टू 1, आपका जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा उस केस में क्या होगा, अगर n इक्वल टू 1 रखा जाए तो इसको मैं लिख देता हूं dA by dt इक्वल टू माइनस k इनटू a, ठीक है। इस केस में एक्सप्रेशन क्या बन के आता है, इस केस में आपका एक्सप्रेशन बन के आएगा log, ठीक है, इसको आप ऐसे रख लो dA by a दैट इज इक्वल टू माइनस k dt। यहाँ पे क्या होता है एक्सप्रेशन a इक्वल टू a नॉट माइनस e द पावर k इनटू t। एक्सप्रेशन अगर आप इंटीग्रेट करते हो दोनों साइड तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा a इक्वल टू a नॉट। तो यानी कि यहाँ पे जो कर्व बन के आएगा, इस केस में जो कर्व होगा ये कुछ ऐसा होगा, a स्टार्ट करेगा, अगर a वर्सेस t का हम लोग कर्व ड्रॉ करें तो ये a नॉट से स्टार्ट करेगा और ये इस तरीके से फॉलो करेगा, करेक्ट। ये बात समझ में आता है। अच्छा, सिमिलरली अगर हम लोग जो है नेक्स्ट देखें तो n इक्वल टू 2 दे रखा है, n इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, तो सेम एक्सप्रेशन हम लोग ले जाते हैं dA by dt इक्वल टू माइनस k स्क्वायर, बिकॉज इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर इसको a स्क्वायर को इधर लगाए जाए dA by a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k dt, ठीक है, k। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 by a, अगर इंटीग्रेट किया जाए दोनों साइड तो 1 by a माइनस 1 by a नॉट दैट इज इक्वल टू k into t। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट है आपका n इक्वल टू हाफ के, n इक्वल टू 1 by 2। तो ये कर्व कैसे जाएगा, ये कर्व अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं इसके लिए 1 by a वर्सेस 1 by a नॉट, तो ये तो स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आपका जो है 1 by a, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 by a इज इक्वल टू 1 by a नॉट प्लस kt, यही चीज होगा। तो अगर हम इसकी बात करें 1 by a का स्लोप ये होगा आपका लीनियर, ठीक है, ये स्टार्ट होगा 1 by a नॉट से और धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम लोग a को ड्रॉ करते हैं तो a एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फॉर्मेशन करेगा। ये आपका स्लोप है, मतलब कर्व है 1 by a और t, और ये किसका स्लोप हो जाएगा a वर्सेस t का, क्योंकि आप देख सकते हो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कर्व आ जाएगा, ठीक है। t हाफ की बात करें तो t
टी हाफ के केस में क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं dA/dt इज इक्वल टू माइनस k दी पावर 1/2, करेक्ट, माइनस k into a दी पावर 1/2। अब आप इसको इधर लेते हो a पावर 1/2 इज इक्वल टू k माइनस k dt। अब इसको मैं लिख सकता हूं a दी पावर माइनस 1/2 dA इज इक्वल टू माइनस k dt। ठीक है, इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए, इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो ये आपका कुछ एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा, आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका a की पावर 1/2 a की पावर 1/2 स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट a नॉट माइनस a इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट a हो जाएगा आपका इक्वल टू k इंटू टी डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा हाफ ऑर्डर के लिए। इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिखना चाहें तो लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको अगर आप ये एक्सप्रेशन है, अब देखो आप इसका अगर हम लोग ड्रॉ करें रूट a वर्सेस t, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन होगा और जाकर के फिर इनफाइनाइट टाइम के लिए। अब आप समझना इसमें क्या कर दे रखा है, ठीक है, पहला लेते हैं रिएक्शन कंप्लीट इन द फाइनाइट टाइम, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम। जैसे a आपका है, अब इसको मैं बना देता हूं, a आपका n इक्वल टू 0, b आपका n इक्वल टू 1, c आपका n इक्वल टू 2 और d आपका हो गया n इक्वल टू हाफ। अब 1 बाय 1 कंसीडर करते हैं, क्या दे रखा है कि रिएक्शन कंप्लीट इन द फाइनाइट टाइम। तो अगर फोकस किया जाए कर्व पे, देखो आप a वर्सेस t का अगर कर्व हम लोग फोकस करें तो यहां पे देखोगे कि एक फाइनाइट टाइम के बाद ये जो है इस x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, यानी कि वहां पे आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट 0 ऑर्डर के लिए केस है, और उसके लिए उसके अलावा अगर हम लोग हाफ के लिए बात करें यानी इक्वल टू हाफ के लिए, तो यहां पे भी देखोगे कि आफ्टर सम टाइम ये 0 पे होगा। अगर जो n इक्वल टू 2 की बात किया जाए और n इक्वल टू 1 की बात करें तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप है और ये इनफाइनाइट टाइम पे जाकर के वैल्यू 0। तो दैट मींस अगर p का हम लोग देखें कि रिएक्शन विल बी कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम, तो इस केस में आपका a के लिए हो जाएगा और लास्ट d के लिए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये चीज हो गया। नेक्स्ट कर्व ऑफ 1 by a t n की पावर -1 वर्सेस टाइम, तो जो है अगर 1 by a का कर्व हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है, 1 by a का, तो किसके लिए ये वर्सेस टाइम इज गोइंग टू बी गिव स्ट्रेट लाइन। किस केस में ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। 1 by a की बात करें तो किस केस में आएगा, 0 ऑर्डर की बात करें तो 0 ऑर्डर की अगर बात करें तो 0 ऑर्डर में अगर इसको हम लोग लिखें ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, 1 by a के लिए भी आपका स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, तो आपका इसमें q इसमें हो जाएगा। देन n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 में स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, और n इक्वल टू 2 में यस आप देख सकते हो 1 by a वर्सेस t का जो कर्व है ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे q आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा n इक्वल टू हाफ, n इक्वल टू हाफ, हाँ यहाँ पे भी आपका 1 by a का अगर ड्रॉ किया जाए तो भी स्ट्रेट लाइन है वर्सेस t का, ठीक है, तो यहाँ पे आपका q हो जाएगा। नेक्स्ट, हाफ लाइफ इंक्रीजेस व्हेन a नॉट इंक्रीजेस, हाफ लाइफ इंक्रीजेस व्हेन a नॉट इंक्रीजेस। इसमें हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ में ये हो गया आपका a नॉट बाई 2, तो क्या बोला है हाफ लाइफ इंक्रीजेस व्हेन a नॉट इंक्रीजेस, सही है, क्योंकि जो है t हाफ हो जाएगा इस केस में, अगर देखा जाए तो t हाफ हो जाएगा a नॉट बाई 2, तो इस केस में हाफ लाइफ इंक्रीजेस में a नॉट डिक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस दे रखा है, तो यहाँ पे a नॉट इंक्रीज हो रहा है तो t हाफ भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, इस केस में कंसीडर किया जाए तो इसमें आपका 0.693 by k आएगा, दैट मींस दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द a नॉट वैल्यू। देन इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर a नॉट by 2 रखते हो, इसकी जगह पे a नॉट by 2 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 by a नॉट, t हाफ हो जाएगा 1 by a नॉट 2 के। तो अगर a नॉट डिक्रीज होगा, यहाँ पे a नॉट अगर डिक्रीज करता है दैट मींस t हाफ विल इंक्रीज, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका
सी के लिए आंसर हो जाएगा आपका आ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और अगर नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो इसमें भी अगर मैं रख दूं a0/2, यहाँ पे भी a0 जैसे ही इंक्रीज होगा t हाफ इंक्रीज करेगा। तो इसी केस में है कि जो है हाफ लाइफ टाइम t हाफ इंक्रीज हो रहा है अगर हम लोग a0 को डिक्रीज करें तो। नेक्स्ट, रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसमें देखा है जो रेट है, रेट ऑफ द रिएक्शन विल dA/dt विल डिक्रीजेस, नहीं, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, dA/dt अगर आप इंडिकेट कर तो ये ना तो डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आपका बी ऑप्शन पे, तो बी में अगर आप यहाँ पे dA/dt देखो तो -k/A। ठीक है, अगर इसको डबल डिफरेंशिएट किया जाए, डबल डिफरेंशिएट कर दो तो उस केस में -k हो जाएगा। यानी इस केस में अगर इसको आप फर्दर मतलब करोगे तो ये डिक्रीज होगा -k। नेक्स्ट आप देखो आपके लिए यस के केस है, तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विथ ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये केस हो जाएगा आपका आर, यस हो जाएगा सी ऑप्शन के लिए। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा इस ऑप्शन के लिए आपका बी ऑप्शन के लिए। और सिमिलरली ये आप देखोगे लास्ट केस में भी ये इंक्रीज करेगा। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका आ जाएगा जो है 0। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको डबल डिफरेंशिएट करो तो ये रेट डिक्रीज करेगा, dA/dt -k हो जाएगा। -k मतलब दैट विल डिक्रीज। यहाँ पे कोई सेम था नहीं, इसको अगर डबल डिफरेंशिएट करते हो तो फिर माइनस आएगा तो ये भी रेट डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे भी आप इसको डबल डिफरेंशिएट करके देखो, ये इस केस में हो गया। नेक्स्ट आपका जो है टी मे बी एलिमेंट्री रिएक्शन, मे बी एलिमेंट्री रिएक्शन, ये किस में पॉसिबल? तो वन ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर ये जो है मे बी दे रखा है। ठीक है, जीरो ऑर्डर की बात करें एलिमेंट्री रिएक्शन में आपका फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है या तो सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यानी कि आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? देखो आप ए के लिए PQ, बी के लिए ST, सी के लिए QRST और डी के लिए PQS, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्पीशीज आर पोलर। तो जैसे पहला बोराजिन मॉलिक्यूल दे रखा है, तो बोराजिन मॉलिक्यूल में आपका बॉन्ड तो पोलर होगा लेकिन ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर ही रखेगा, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। इस केस में ध्यान रखने वाली बात है, ये ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। हाँ, ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा? ये नॉन पोलर होगा। दिस इज गोइंग टू बी नॉन पोलर इन द नेचर। नेक्स्ट है आपका क्यू नॉट। ठीक है, अब इसमें चूंकि OH का ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है लाइक दिस, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, म्यू इज नॉट गोइंग टू बी 0, यानी कि ये कंपाउंड पोलर होगा। PF2Cl2 की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन 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 और यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, तो इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके अलावा आपका IClO4 में क्लोरीन, आपका इधर क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे भी म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, दो लोन पे और ये दो लोन पे, ये भी म्यू इक्वल टू 0। उसके अलावा NO2 माइनस में डाइपोल मोमेंट 0 देखेंगे। NO2 माइनस की बात करें तो नेट डाइपोल मोमेंट रहेगा, यानी कि ये नॉन जीरो होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये पूछा है कि विच आर पोलर। वैसे ClO4 माइनस की बात करें तो ClO4 माइनस में अगर आप ड्रॉ करते हो लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो म्यू 0 हो जाएगा। और लास्ट आपका I3 माइनस दे रखा है, I3 का भी लीनियर शेप होगा, I3 माइनस का वहाँ पे भी म्यू 0 होगा। तो दो ऐसे केसेस हैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए जहाँ पे म्यू 0 नहीं होगा, एक तो आपका Q0 हो गया और दूसरा आपका NO2 माइनस हो गया। इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें पूछा गया आपसे नंबर ऑफ POP लिंकेज प्रेजेंट इन P4 O12 4 माइनस। ठीक है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर लाइक P, यहाँ पे मैं रख देता हूँ P, यहाँ पे ऑक्सीजन, देन P, देन ऑक्सीजन,
फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस ऑक्सीजन लाइक दिस, और यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O माइनस, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। देन यहाँ पे भी ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन माइनस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बोला गया है नंबर ऑफ पीओपी हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ये वन पीओपी, दूसरा पीओपी बॉन्ड ये हुआ, तीसरा पीओपी बॉन्ड ये, और फोर्थ वन पीओपी। तो टोटल 4 पीओपी बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। तो 4 will be correct answer for question number 3. In question number 4, they have asked find the maximum number of planes having maximum number of atom in XeF5 plus. XeF5 plus. Maximum number of planes having maximum number of atom in XeF5 plus. तो XeF5 के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका स्क्वायर पिरामिडल होगा, ठीक है। स्लाइटली चेंज होगा बिकॉज यहाँ पे एक साइड में तो लोन पेयर हो जाएगा और एक साइड में फ्लोरीन बॉन्ड हो जाएगा। तो समझना इसमें कौन कौन से हैं देखते हैं। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला बॉन्ड एंगल ध्यान रखें कि ये बॉन्ड एंगल 90 से कम होगा ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। ये कुछ ऐसे उठा रहेगा, चारों के चारों फ्लोरीन एक तरीके से उठे रहेंगे, ये स्क्वायर प्लेनार नहीं होगा। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ ये चारों फ्लोरीन एक प्लेन में लाइज तो करेंगे बट ये थोड़ा सा उठे रहेंगे, ऐसे थोड़ा टिल्टेड रहेंगे। अब कौन प्लेन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स लाइज कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से प्लेन है? तो मैं एक कंसीडर कर सकता हूँ, देखिए आप ध्यान से, इस फ्लोरीन को लाइक ए फ्लोरीन जिनॉन दोनों फ्लोरीन को और ये प्लेन कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। वैसे ही ये इस प्लेन को मैं कंसीडर कर सकता हूँ लाइक दिस, ये जो प्लेन है उसको कंसीडर किया जा सकता है। तो टोटल 4 एटम लाइज करेंगे। उसके अलावा जो ये फ्लोरीन है, ये 90 तो नहीं बता रहा है, लेकिन इस फ्लोरीन की भी खासियत ये होगी कि ये चारों के चारों एक प्लेन में लाइज करेंगे, ये चारों फ्लोरीन एक प्लेन में लाइज करेंगे लाइक दिस। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ऐसे कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे एक इस जिनॉन फ्लोरीन और ये तीनों फ्लोरीन को मिलाकर एक प्लेन बना है। इस फ्लोरीन को और ये तीनों फ्लोरीन के साथ जिनॉन के साथ बना रहा है, और ये चारों फ्लोरीन यहाँ पे एक प्लेन बना रहा है, जिसमें कि आप ये जिनॉन उस प्लेन का हिस्सा नहीं करेगा। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा स्लाइटली एवब होगा, ये चारों फ्लोरीन ड्यू टू रिपल्सन उठे रहेंगे बट चारों एक ही प्लेन में लाइज करेंगे। तो इस केस में आंसर हो जाएगा आप क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दे रखा है रिएक्शन ए, रिएक्शन को आप करेक्ट कर लेना, a प्लस b ये फॉर्म कर रहा है c प्लस d by 5, ठीक है, या 1/5d। यहाँ पे क्या दे रखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ a b c d दे रखी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। a और b और c डिफरेंट चीजें हैं। ये जैसे है पार्शियल प्रेशर ऑफ a t इक्वल टू 60 सेकंड, b क्या है पार्शियल प्रेशर b is partial pressure of d at t equal to 30 minutes and c is the order of reaction with respect to d। यहाँ बहुत सिंपल सा केस है, जैसे मैं इसको इनिशियली अज्यूम करूँगी 20 t equal to 0 पे partial pressure of a is और partial pressure of a is 20। now at time t equal to 30 minutes partial pressure is 10, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका t इक्वल टू 60 पे पार्शियल प्रेशर इसका पता करना है। तो मान लीजिए आप 20 माइनस पी कंसीडर कीजिए, ठीक है, 20 माइनस पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये डिसोसिएट हुआ और सी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सी कितना मोल फॉर्म करेगी, ठीक है, सी फॉर्म करेगा आपका पी। अब P की वैल्यू कितनी है? P दी हम मेंशन, दिस इज P, दिस इज इक्वल टू P इक्वल टू 50। तो 20 माइनस P क्या हो जाएगा? 20 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो 20 टू 10 पार्शियल प्रेशर कितने मिनट में हुआ? 30 मिनट, और 10 से फिर आपका 5 हुआ अनदर 30 मिनट में हुआ। ये तो बात समझ में आ रहा है, अनदर 30 मिनट, दैट मींस इसका जो है t हाफ हो जाएगा, t हाफ विल बी दैट इज इक्वल टू 30 मिनट, t हाफ इज इक्वल टू 30 मिनट।
तो ए वैल्यू आ गया, ए क्या था, ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट 16 मिनट, ठीक है, एट 16 yes that is the basically 5. now b क्या दे रखा है, b is partial pressure of d is partial pressure of d at 30, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मान लो आपने p डैश रखा, इसको यहां से आप 20 माइनस b किए, ये p डैश हो गया, p डैश बाई 5, ठीक है। तो कितना ये वैल्यू आ रहा है देखो आप ध्यान से, तो सिंपल सा केस है कि यहाँ से अगर 10 डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे 10/5 आ जाएगा, तो 10/5 मतलब ये 10/5 मतलब ये वैल्यू हो जाएगा 2, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2, और c क्या हो जाएगा, c क्या है, c इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। आप देख रहे हो कि ये जो है टी हाफ इसका 30 मिनट है, तो इन दैट केस आपका बोला जा सकता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 + 2 + 1 दैट विल बी 8 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इसमें देखो 30 मिनट में हाफ हुआ, अनदर 30 मिनट में 5 हुआ, तो इस केस से यही पता चला है कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है, ए कन्वर्टेड टू बी एंड सी, बी में कन्वर्ट हो रहा है और सी में कन्वर्ट हो रहा है। बी के लिए रेट कांस्टेंट दे रखा है 10 की पावर माइनस 2, और ए के लिए क्या दे रखा है, ए के लिए दे रखा है 2 × 10 की पावर -2 मोलर पर सेकेंड। मोलर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि विथ रिस्पेक्ट टू ए दोनों के दोनों, जैसे एक K1 हो गया और एक K2 हो गया, दोनों आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट मींस रेट विल नॉट डिपेंड ऑन द ए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, dA/dt इक्वल टू -K1 + K2 × T, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है। आप इसको इंटीग्रेट करोगे, -K1 इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो A इक्वल टू या डेल्टा A इक्वल टू K1 डेल्टा A/T इक्वल टू K1 + K2, यही चीज हो जाएगा। अब टाइम क्या दे रखा है, 100 सेकेंड दे रखा है, तो डेल्टा A इक्वल टू K1 + K2 हो जाएगा 3 × 10⁻², और समय कितना दे रखा है, 100 सेकेंड, टाइम इज 100, तो ये हो जाएगा आपका 3, तो A2 ये डेल्टा A हो गया आपका 3, डेल्टा A हो गया 3। अब 3 तो यहाँ से डिसोसिएट हुआ है B एंड C में, तो कितना आपका B यहाँ पूछा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ कैसे निकाला जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू K2/K1 + K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A। यहाँ K2 क्या हो जाएगा, डिवाइड 2 × 3, और ये हो गया 3, तो कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू 2, तो 2 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, बोला गया कि एन एलिमेंट A crystallize in BCC as well as the FCC if the density of FCC is 4 g/cm³ and distance between next megabar in BCC is d, then what will be the value of 3√2 × 10⁻⁷ d। अब जब FCC क्रिस्टलाइज होगा, आपको पता है कि FCC में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे, ठीक है, FCC में क्या होगा, ये आपका क्रिस्टलाइज होगा, तो कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8:1/8 आ जाएगा, और फेस से कितना आ जाएगा, तो फेस से आपका 6 × 1/2, तो जो नेट इफेक्टिव एटम होगा पर यूनिट सेल ऑफ FCC विल बी। अब क्या कर लो आप, डेंसिटी के लिए क्या लिखा जा सकता है, D = Z × मोलर मास डिवाइड बाय AN is a Barton number divided by A cube, that is volume of this cube,
ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए क्यूब इक्वल टू जेड रख देते हैं, जेड इक्वल टू 4, मोलर मास दे रखा गिवन दैट इज इक्वल टू 80, और n की वैल्यू हो जाएगी 6 × 10⁻23 और डेंसिटी दे हैव मेंशन दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप a निकाल सकते हो, a इक्वल टू 40/3, 40/3, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 400/3 और 1/3 इंटू 10⁻8, ऐसे लिखा जा सकता है। तो a वैल्यू हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि एफसीसी के केस में क्या होगा, एफसीसी में ये जाएगा √2a इक्वल टू 4r। हम लोग बेसिकली इस स्फीयर का साइज निकालना है, तो 4r हो जाएगा आपका, सॉरी r हो जाएगा आपका यहाँ पे 4/1 r √2/4a, ठीक है। a की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ये तो रहा एफसीसी के केस में, ठीक है। ये आपका एफसीसी है, ये आपका एफसीसी। दूसरा है कि इसी क्रिस्टल को हम लोग बीसीसी में रख रहे हैं, बीसीसी में रख रहे हैं। दूसरा है नेक्स्ट निगोर। यहाँ पे अगर निगवार की बात करें, मानो यहाँ पे बॉडीज है, यहाँ पे अगर हम लोग निगवार की बात करें तो ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक, यहाँ पे डिस्टेंस होगा, यहाँ पे इस तरीके से क्रिस्टल है, तो जो नियरेस्ट होगा वो तो यहाँ पे इस बॉडी सेंटर के रिस्पेक्ट में √3a/2 होगा। या आपका जैसे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखा जाए तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका निगोबार a हो जाएगा, और नेक्स्ट निगोबार कितना होगा, नेक्स्ट इसका निगोबार ये आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, जैसे हम लोग लिख सकते हैं √3a इज इक्वल टू 4, √3a इज इक्वल टू 4r, ठीक है, इधर डायगोनल के लॉ, तो a bcc इज इक्वल टू 4r/√3। अब r की वैल्यू यहाँ से ला करके इसमें रख दो, तो a bcc इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 4/√3 इंटू √2/4, 4 गेट कैंसिल, और ये हो जाएगा AFCC, ठीक है। ABCC इज इक्वल टू √2/3 AFCC। अब करना क्या होगा, आपको AFCC यहाँ से उठा करके इस वैल्यूज को यहाँ पे, ठीक है, आपका आंसर मदर आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट निगोबार आपका हो जाएगा, जैसे ये √3a/2, जो फर्स्ट निगोबार होगा ये √3a/2 पे लाइज करेगा, और जो नेक्स्ट निगोबार होगा वो लाइज करेगा a डिस्टेंस पे, यहाँ से a/2 और यहाँ से a/2। तो जो ABCC है यही नियरेस्ट निगोबार का डिस्टेंस हो जाएगा। जो वैल्यू आएगा ABCC का, उससे आप जो मल्टीप्लाई कर देना 3√2 × 10⁻⁷, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आप न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कंपाउंड लिस्ट 1 दे रखा है, और कंपाउंड आयंस इन द सॉलिड फॉर्म, m इज द सेंट्रल एटम एंड x इज द हाइड्रोजन। पहला दे रखा है XeF6, ठीक है, XeF6। तो अब ये सॉलिड फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये एग्जिस्ट करता है XeF5 में, XeF5 प्लस NeF माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वैसे ही PCl5 की बात करें तो PCl5 एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली PBr5 की बात करें तो ये एग्जिस्ट करता है PBr4 प्लस में NBr माइनस, ठीक है। और लास्ट है आपका NaBF4, ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा Na प्लस एंड BF4 माइनस। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, P, ठीक है, P के केस में P Q R NS, तो MX4 माइनस, इसमें है क्या MX4 माइनस, नहीं, इसमें है MX4 माइनस,
इसमें है mx4 माइनस, इस लास्ट वाले केस में ये जो है mx4 माइनस के केस में तो s के लिए 1 हो जाएगा, s के लिए 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वन इज mx4 प्लस, इसमें नहीं है mx4 प्लस इसमें है और इसमें, यानी कि q में आपका चला जाएगा mx4 मतलब 2 और r में चला जाएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है आपका mx5 है आपका फर्स्ट वाले में और किसी में नहीं है, और किसी में नहीं। नेक्स्ट है mx6 माइनस किस में है आपका, mx6 है सेकंड वाले में, ठीक है, ये तो सॉरी थर्ड हो जाएगा ना आपका, थर्ड हो गया। mx6 किस में आ जाएगा, mx6 आ जाएगा आपका इस वाले, ठीक, तो सेकंड वाले में q वाले में आ जाएगा 4, तो ये आंसर हो जाएगा 3 2 4 2 1, दैट मींस सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, लिस्ट 1 दे रखा है आपका डिफरेंट जो है इसमें डिफरेंट आयनिक कंपाउंड, और ये आपका CaF2 है, नेक्स्ट इज ZnS और नेक्स्ट इज आवर NaCl, और कॉलम 2 के अंदर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड दे रखा है, ठीक है, और एनायन कहां पे ऑक्यूपाई करेगा, Tb टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो देखो एनायन यहां पे अगर बात करें Na2 प्लस Na2O माइनस में, तो आपका एनायन FCC जाता है, और जो कैटायन होते हैं वो ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसमें जो है आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाले केस में। नेक्स्ट CaF2 में क्या होगा, तो CaF2 में जो कैटायन है वो FCC रखेगा, ये FCC रखेगा, और जो रेस्ट होंगे जो फ्लोराइड होंगे, फ्लोराइड आपके ऑल जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड है उसको ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, कैटायन जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्साइड जो था वो FCC फॉर्म किया और सोडियम जो है ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड को ऑक्यूपाई किया। वैसे ही कैल्शियम की बात करें, इस वाले केस में कैल्शियम आपका FCC का फॉर्मेशन करेगा और फ्लोराइड टेट्राहेड्रल बॉन्ड को ऑक्यूपाई करेगा। देन जिंक सल्फाइड की बात करें, तो जिंक सल्फाइड में सल्फाइड आपका फॉर्म करता है FCC, और जो जिंक है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड को ऑक्यूपाई करता है, दैट मींस आपका इस केस में हो जाएगा। NaCl की बात करें तो NaCl में क्लोराइड फॉर्म करता है आपका, सॉरी जो एनायन वो FCC का फॉर्मेशन करेंगे, और साथ में जो कैटायन होंगे जितने भी ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है उसमें ऑक्यूपाई कर देगा, तो 4 3 1 2, दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, ट्राई हैलाइड ऑफ फास्फोरस जिसमें PF3 है, PCl3 है, PBr3 है, Pi3 PF3। अब PF3 जो है कलरलेस है, मैं डेटा दे देता हूं, ये आपका कलरलेस है। देन PCl3 कलरलेस गैस, वैसे ही PCl3 एंड PBr3 इज कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड। और आपका जो Pi3 है, ठीक है, ये आपका रेड क्रिस्टल है। अब इसमें पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ, तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे हाईएस्ट आपका हो जाएगा Pi3, बिकॉज़ Pi3 में क्या देखोगे, ये बल्कियर साइड है और इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा है, तो ये बॉन्ड एंगल अदर के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा होगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, Pi3 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कंपेयर टू PBr3 का ज्यादा होगा PCl3 से, और PCl3 का ज्यादा होगा PF3 से, ये ऑर्डर जाएगा बॉन्ड एंगल का फॉर द गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन 11 क्या पूछा गया है, देखिए इसी से रिलेटेड है, आपका पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट pH नॉट, इसमें भी सोचना नहीं, सबसे लार्जर साइज आयोडीन का है, इसके बीच में ओवरलैपिंग उतने एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग नहीं होगी फास्फोरस के साथ में, इस वजह से जो बॉन्ड सबसे ज्यादा होगा वो होगा Pi का बॉन्ड, Pi को बॉन्ड को फॉलो करेगा PBr, ठीक है, PBr जो है ज्यादा होगा PCl से और PCl ज्यादा होगा PF से, करेक्ट। तो ये ऑर्डर जाएगा, यानी कि इस केस में भी फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर लाइक टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, रिएक्शन कंडीशन एक्सेट्रा।
नाउ दो रिएक्शन अगर हुए हैं C4H9Cl, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ है तो बेसिकली ये SN1 रिएक्शन को फुलफिल करेगा और ये फॉर्म कर रहा है C4H9OH along with AC। दूसरा क्या है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो C4H9Cl इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ये जाएगा SN2। SN2 में ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा जो रेट है, और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पे भी डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट आपको दे देगा C4H9OH और साथ में आपका NaCl का फॉर्मेशन कर देगा। अब इसमें क्या दे रखा है, स्टार्टिंग विथ 1 मोलर, दिस वी आर टेकिंग 1 मोलर ऑफ दिस क्लोराइड एंड NaOH 2 मोलर। व्हाट इज द रेट in molar per second to SN2 manganese when C4H9Cl changes to 0.25। K क्या दे रखा है, K is equal to 4 into 10 the power minus 4। बहुत सिंपल सा केस है, देखो आप जो कंसंट्रेशन है ये कितना हो जाएगा आपका, जैसे आपका क्या पूछा था इसमें, फाइंड आउट व्हाट विल बी द रेट, जो रेट है ये हो जाएगा रेट इज इक्वल टू, अगर SN2 की बात करें K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C4H9Cl इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH, कंसंट्रेशन ऑफ OH में, तो रेट कांस्टेंट क्या दे रखा है 4 इनटू 10 की पावर माइनस 4 रेट कांस्टेंट। कंसंट्रेशन C4H9Cl का दे रखा है 1 और कंसंट्रेशन इसका दे रखा है, सॉरी ये हो गया कंसंट्रेशन 1/4 और OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज होगा। OH माइनस का कंसंट्रेशन ये क्या होगा 2 मोलर से इनिशियली 1 मोलर है, इनिशियली आपका 1 मोलर है और ये डिक्रीज होकर चला जा रहा है 0.25 और वैसे ही ये कितना दे जाए 2 मोलर, तो यहाँ पे आपका बेसिकली 0.75 कंज्यूम हुआ है, यहाँ से भी 0.75 कंज्यूम हो गया, तो अगर 0.75 कंज्यूम हो गया तो बचेगा 1.25, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1.25 से, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो रेट है वो हो जाएगा 1.25 into 10 to the power minus 1। ये बेसिकली मैंने क्या किया, OH माइनस का कंसंट्रेशन निकाला जब इसका कंसंट्रेशन 1 से 0.25, बात समझ में आता है, 0.75 ये कंज्यूम होगा, 0.75 ये कंज्यूम होगा, बच जाएगा 0.25 और ये रह जाएगा 1.2, करेक्ट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे आंसर आपका फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, तो बोला गया फाइंड द टाइम टू कंप्लीट 50% रिएक्शन अकॉर्डिंग टू SN1 मैग्नीज इफ टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% रिएक्शन इन 40 मिनट। तो 75 के लिए 40 लिया हुआ है, यानी कि मान लो आप A से स्टार्ट किए, A/2 तक पहुंचे और फिर A/4 पे पहुंचे, ठीक है, तब 75% कंप्लीट हो। अब 75% कंप्लीट करने के लिए आप जो है इसमें आप इसको लगाया 40 मिनट, दैट मींस 20 मिनट यहाँ पे लगाओ और 20 मिनट यहाँ पे लगाओ, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो 20 मिनट इसका T हाफ क्या हो जाएगा, T हाफ द रिएक्शन दैट इज इक्वल टू 20 मिनट। यानी क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का, तो आंसर हो जाएगा 2। समझ में आता है, बिकॉज 75% कंज्यूम होने के लिए 40 मिनट लग रहा है, तो चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ कंप्लीट होने के लिए 20 मिनट लगेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, in question number 40 they have mentioned which of the following is order are incorrect between PCl3 F2 and PCl2 F3। तो दोनों का स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करें, इसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसे जाएगा, दोनों क्लोरीन यहाँ पे लाइज करेंगे और फ्लोरीन यहाँ पे लाइज करेंगे। वैसे इसकी बात करें तो आपका फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहीं पे जाएगा, दो क्लोरीन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, एक फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, बस समझ में आता है। अब देखो 1 by 1 ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। पहला दे रखा है PCl3 F2 का बॉन्ड डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा PCl2 F3 से, सही है क्या? इसमें तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें क्या कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, तो इस केस में म्यू इक्वल टू 0 होगा, इसमें म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि
फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन में क्या दे रखा है कि PCl3 टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, PCl3 टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर PCl3F2 इज ग्रेटर देन PCl2F3। अगर लोन पेयर की बात करें तो दोनों में तो सेम ही होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें भी सेम होगा और इसमें सेम होगा, तो यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट पूछा होता है, तो फर्स्ट सेकंड इनकरेक्ट। देन है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन वन प्लेन, तो इसमें दे रखा है PCl3F2 इज ग्रेटर देन PCl2F3, सही है क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन वन प्लेन, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने हैं? अगर इसको आप देखते हो तो इसको आप देखोगे तो 4 आएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन वन प्लेन। इस केस में भी सेम ही आएगा, 4 ही आएगा इस केस में, यानी कि आपका ये भी आंसर इनकरेक्ट हो जाता है। फोर्थ वन दे रखा है आपका, फोर्थ वन इज आपका दे रखा है यहाँ पे PCl3F2 इज ग्रेटर देन PCl3F2 इज ग्रेटर देन PCl2F3। आज यहाँ पे कंपेयर करना है आपको फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड, फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, राइट, 3 फ्लोरीन है, तो यहाँ का जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा, PCl2 जो है बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, तो ये बॉन्ड स्लाइटली शॉर्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो ये ऑप्शन करेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो वो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 विल बी इनकरेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, in question number 50 a homodiatomic X2 bond have bond order 1, ठीक है, X2 है मतलब हाइड्रोजन like chlorine fluorine, which of the following prediction will be correct for X2? क्या क्या इसमें करेक्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू X2। देखिए इसमें पहला डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 2, बिकॉज अगर देखा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर है इसका 1, यानी कि जो डिफरेंस आएगा बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, हम लोग बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। तो ये वैल्यू कितना देगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 आया तो मींस ये डिफरेंस 1 हो जाएगा, डिफरेंस 2, तो 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल कैन नॉट बी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं आएगा, तो दैट इज आल्सो करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 है, दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज मोर देन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो 2 भी सही है और 3 भी सही है। नेक्स्ट फोर्थ वन, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ X2 मॉलिक्यूल मस्ट बी एंटर इनटू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉट नेसेसरी, क्योंकि आप देखो अगर ऑक्सीजन का देखा जाए, आप ऑक्सीजन का याद रख सकते हो, पाई स्टार 2px है, पाई स्टार 2py है, ठीक है, पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और अब अगर F2 के लिए चले तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस केस में यही होगा कि जो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, न कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस केस में जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 फॉर क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ये सॉलिड स्टेट का प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है, पोटेशियम क्रिस्टलाइड इन बॉडी सेंसर BCC with एज लेंथ ऑफ A equal to 5 एंगस्ट्रॉम, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन ऑप्शन, गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो BCC जो है अगर हम लोग देखें, एक आएगा आपका बॉडी सेंटर, इस तरीके से BCC लैटिस का फॉर्मेशन 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8 और एक सेंटर पे आ जाएगा यहाँ पे, जिसको मैं ऐसे क्रॉस कर दूँ। अब देखो पहला बोला है नंबर ऑफ नियरेस्ट निगोबार टू एनी पोटेशियम एटम, तो नियरेस्ट कौन सा होगा, तो नियरेस्ट एटम कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका नियरेस्ट निगोबार। ये इसका डिस्टेंस कितना होगा, √3a/2, यही होगा इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा √3a/2। समझ में आता है, क्योंकि ये डायगोनल डिस्टेंस होगा √3a और इनके बीच का डिस्टेंस जो है नियरेस्ट निगोबार यही होगा।
अब इसको अगर वैल्यू रख दिया जाए तो √3a की वैल्यू 5 दे रखा है डिवाइड बाई, अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो आई थिंक इसको 1.7 रखा जा सकता है। अच्छा, नंबर ऑफ नियरेस्ट निकोबार दे रखा है और डिस्टेंस क्या हो जाएगी 1.7 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 4.3। ठीक है, डिस्टेंस आ गया। नियरेस्ट निकोबार की बात की तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 सभी के सभी नियरेस्ट निकोबार है। नंबर ऑफ नियरेस्ट निकोबार हो जाएगा 8। बात समझ में आता है, और इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 4.3। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नेक्स्ट निकोबार। अब अगर नेक्स्ट निकोबार की बात करें तो ये जो अनदर यूनिट सेल होगा जिसमें कि आपका पोटेशियम लाइज करेगा, तो एक इस साइड में, एक एबव द प्लेट, एक ऐसे इस साइड में, सिमिलरली एक इस डायरेक्शन में और एक बैक। तो टोटल नंबर ऑफ नेक्स्ट निकोबार कितना हो जाएगा, दैट विल बी 6। ठीक, यहां मैं इसको लिख देता हूं, नियरेस्ट निकोबार नेवर दैट इज इक्वल टू 8 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एंड डिस्टेंस d इज इक्वल टू 4.3। दूसरा है नेक्स्ट निकोबार, नेक्स्ट नेबर इज इक्वल टू हाउ मच, 1 2 3 जितने फेस है बेसिकली, तो 6 हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस d आपको वो सिंपल सा a/2 होगा, अनदर a/2 इधर आ जाए तो ये नेक्स्ट हो जाएगा a दैट इज इक्वल टू फाइंड a नेक्स्ट। तो सही है, कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें, 1 2 3 4 ऑल ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑल ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दे रखा है, in the mixture of KMnO4 H2C2O4 KMnO4 decolorize faster at higher temperature than lower temperature। at higher temperature, as the temperature increases, ठीक है, temperature increases, rate also increases, तो decolorization का जो रेट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि कंज्यूम फास्टर रेट से होता है। catalyst participate in the chemical reaction, first option is correct। First is correct. Second क्या दे रखा है, catalyst participate in the chemical reaction by forming temporary bond with reactant resulting in the intermediate complex। Yes, participate करता है, एक intermediate का formation करता है and then finally उससे release होता है, वो consume नहीं होता है during the chemical reaction, but temporary bond का formation करता है। In collision theory, only activation energy determine the criteria for effective collision। जो है केवल एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, उसके अलावा अदर जो फैक्टर है लाइक फ्रीक्वेंसी, ये सभी कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो थर्ड इज नॉट करेक्ट। सिमिलरली कोलिजन थ्योरी एज्यूम मॉलिक्यूल टू बी सॉफ्ट स्फीयर, ये भी इनकरेक्ट है। इन कोलिजन थ्योरी वी एज्यूम मॉलिक्यूल एज अ हार्ड स्फीयर। तो 1 and 2 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 80 देखा जाए क्या दे रखा है, which of the following is correct with respect to boiling point। तो हाइड्रोजन का लेस दिया है हीलियम के रिस्पेक्ट में, हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। नोबल गैसेस में देखा जाए तो चूंकि ये नोबल गैसेस में वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही काम कर रहा है, इसकी वजह से H2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना हीलियम का, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। देन CH4 का ज्यादा दे रखा है CF4 का, CF4 से, क्या ये करेक्ट है क्या, ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज एज अ देखा जाए इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन, और इसमें बॉन्ड भी पोलर, स्लाइटली ज्यादा पोलर होगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है CCl4 इज लेस देन SiCl4, यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर वेट SiCl4 का ज्यादा होगा, दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका, चलिए CCl4 इज लेस देन SiCl4, ऐसा होगा क्या, देखो आप ध्यान से, CCl4 इज करेक्ट नहीं होगा ये, CCl4 इज लेस देन SiCl4, ठीक है, ये ज्यादा पोलैरिटी जो है शो करेगा कंपेयर टू SiCl4, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका सेक हो जाएगा लिमिट जो है इसमें, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपका N पेंटेन दे रखा है और आइसोपेंटेन दे रखा है, N पेंटेन आइसोपेंटेन तो लीनियर है, तो N पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट आइसोपेंटेन से ज्यादा होगा, N पेंटेन का आइसोपेंटेन से ज्यादा होगा, ठीक है।
तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 80. क्वेश्चन नंबर 90. क्वेश्चन नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द मोर थर्मल स्टेबिलिटी. HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो HF की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी 90 के लिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20. 20 में क्या दे रखा है? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to 2B, A was 0.8, ठीक है, A is equal to 0.8 आफ्टर 1 मिनट रिएक्शन. तो अगर मान लो जो है फर्स्ट ऑर्डर है तो 0.8 आफ्टर T is equal to 1 मिनट. हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन इज, ठीक है, half life of reaction 0.8 molar and after 1 minute concentration of B was, initial concentration इसका 0.8 है, ये 0, T equal to 0, और T equal to 1 मिनट पे इसका जो है बेसिकली कंसंट्रेशन हो गया 0. तो अगर ये 0.4 डिसोसिएट होगा, 0.4 डिसोसिएट होगा तभी ये 0.8 बनेगा. दैट मींस T half is equal to 1 minute and that is equal to 60 seconds. सिंपल सा केस है, राइट. अगर ये 0.4 डिसोसिएट होगा तभी 0.8 का फॉर्मेशन करेगा B का, यानी कि ये 1 मिनट लगा रहा है 0.8 से 0.4 कंसंट्रेशन में आने. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन. क्या बोला है? सॉलिड KClO3 is taken in container maintained at the constant pressure of 180. Upon heating, following equilibrium is set up. If delta H naught is equal to 25 kilocalorie, delta S naught is equal to 50 calorie per calorie, at what temperature the equilibrium is attained? So we know that delta G is equal to del H minus T delta. Now at equilibrium delta G will be 0. At equilibrium delta G will be 0. That means delta H is equal to T delta S and T is equal to delta H del H by del S. Delta H क्या दे रखा है? Enthalpy change is 25 kilocalorie and this is of 50. Answer क्या हो जाएगा? 5 times that is equal to 500 Kelvin. That means second option will be correct for question number 21.